नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज की हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, उनके सब पे हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक ये है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने एडवाइजरी इशू की है ताकि जो वीमेन की जो सेफ्टी है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में हो या फिर अदर प्रकार के इंस्टीट्यूशन में हो, लेकिन स्पेशली जो गाइडलाइन जारी की गई है, मतलब कि एडवाइजरी जारी की गई है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में जारी की गई है कि आप क्या करो, जो वीमेन की जो सेफ्टी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करो। जैसे वर्तमान में अभी घटना घटित हुई दिल्ली में, काफी निंदनीय है और जांच पड़ताल कर कर उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का अकॉर्डिंग टू लॉ प्रयास करना चाहिए। आप कमेंट कर बताइएगा कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए क्या जिम्मेदार है? हमारा समाज जिम्मेदार है, हमारी सरकार जिम्मेदार है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, या फिर अन्य प्रकार की जो कुरीतियां हैं, स्टीरियोटाइप हैं, वो जिम्मेदार हैं? तो इस प्रकार की चीजें क्यों घटित होती हैं, इस रिस्पॉन्सिबल कारण बताइएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में आप व्यक्त कर सकते हैं जो वीमेन सेफ्टी से संबंधित हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने कहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेट के और यूटी के, कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे वो कोचिंग हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, उनमें जो वीमेन सेफ्टी की बात आती है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। इसके बारे में कहा है कि आप सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन रीड्रेसल एक्ट 2013 को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम करिए, और इसको हम पॉस एक्ट भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम इस एक्ट को पढ़ें, इसमें इंपोर्टेंट जो प्रोविजन है उसके बारे में पढ़ें। और इसके अतिरिक्त कहा है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइएगा ताकि जो केस हैं वो उनकी रिपोर्टिंग हो सके। अधिकांश ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं कि जो केस घटित होते हैं महिलाओं के साथ, विमेन के साथ, गर्ल्स के साथ, उनकी केस की रिपोर्टिंग हमको समाचार नहीं की जाती, उसके पीछे कोई ना कोई स्टीरियोटाइप हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा, जो कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं उनका आप बैकग्राउंड चेक कीजिएगा कि वो किस प्रकार से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉन्डक्ट करते हैं। तो ये सारी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा जारी की गई है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनको पॉस एक्ट पढ़े। तो पॉस एक्ट के द्वारा जो वर्क प्लेस पे महिलाओं के लिए सेफ्टी की बात की जाती है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क प्लेस पे बारे में बात की जाती है, उनको प्रिवेंशन प्रोविजन की बात की जाती है। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको इस प्रकार की एक्ट लेके आए ताकि महिलाओं की सेफ्टी से संबंधित उसमें बात हो सके। इन्हीं गाइडलाइन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई विशाखा गाइडलाइन, तो सरकार ने इन्हीं गाइडलाइन के आधार पर पोस्ट एक्ट को सरकार लेके आई और सेक्सुअल हरासमेंट में की डेफिनेशन इसमें शामिल की गई वर्क प्लेस में। और जितने भी प्रकार के हमारे पास कॉर्पोरेशन होते हैं, वर्क प्लेस होते हैं, उसमें डेफिनेशन में शामिल किया गया। तो विशाखा गाइडलाइन काफी महत्वपूर्ण है। तो विशाखा गाइडलाइन के बारे में कहा गया कि एक वर्क प्लेस पे क्या होना चाहिए, कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए, काउंसलर की उसमें पोजीशन होनी चाहिए ताकि महिलाओं से संबंधित बात हो सके। और दूसरा, जो कंप्लेंट अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी जो प्रोसेस है वो टाइम बाउंड मैनर में खत्म होनी चाहिए और वर्क प्लेस पे वुमेन के प्रति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हमको देखने को नहीं मिलना चाहिए। कमेटी को विमेन के द्वारा ही हेड कर होना चाहिए और जो भी विक्टिम है उसकी कॉन्फिडेंसी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इस प्रकार की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी।
इन्हीं गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्पोर्ट्स एक्ट 2013 सरकार लेके आई। तो इस बात को हमने समझा। तो इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इस्टेब्लिश होगी, जो कि मैंडेटरी होगी, आपको इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या फिर पब्लिक। लेकिन उसमें शर्त है कि आपके उस इंस्टीट्यूट में 10 और मोर एम्प्लॉय काम करते हो। अगर अगर कोई इंस्टीट्यूट है, अगर प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूट है, उसमें एम्प्लॉयबल की संख्या अगर 10 से कम है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक लोकल कमेटी को कंस्टिट्यूट करेंगे ताकि कंप्लेंट को वो किसी प्रकार की इस इंस्टीट्यूशन से प्राप्त कर सके। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन पढ़े। इसको 31 जनवरी 1992 में एस्टेब्लिश किया गया। जो पहली इसकी अध्यक्ष थी जयंती पटनायक थी, चेयरपर्सन। तो इसको 1992 के एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया। इसलिए क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है। मैंडेट क्या है, महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रकार के कार्य हैं उसकी समीक्षा करना, सहायता करना, सरकार को सलाह देना। तो ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सेफगार्ड के बारे में जो महिलाओं से संबंधित होते हैं उनकी बात करते हैं। लेजिस्लेटिव मेजर के बारे में, रेमेडी के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं, जितनी प्रकार की जो शिकायतें होती हैं उनके संबंध में उसको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। और गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर पे विमेन से संबंधित सलाह देते हैं। ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन के अतिरिक्त 5 मेंबर होते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है या फिर नियुक्त किया, अपॉइंट किया जाता है। इन 5 मेंबरों में से एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हो, और एक मेंबर सेक्रेटरी अलग से होता है। तो ये तो हमारा हो गया नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इससे मेंस से भी प्रश्न आते हैं और प्रीलिम्स में प्रश्न तो आते ही हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो आप इसको याद रखेंगे। उस एक्ट को जो हमने प्रावधान पढ़े तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। कंटेस्ट ये है कि इंडिया बासनेर अरेंजमेंट का अध्यक्षता करेगा 1 जनवरी से, तो उसकी स्टार्ट हो गई है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है बासनेर अरेंजमेंट। इसमें आपको 42 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। वॉलेंट्री मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का पार्ट है। और ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करता है। किसके क्षेत्र में, कि आपने अगर आपके पास कन्वेंशनल आर्म हो, मतलब कि पारंपरिक हथियार हो, जिनका आप ड्यूअल यूज गुड्स और टेक्नोलॉजी के रूप में कर सकते हो, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जितने भी आपके जो स्टेट होंगे बासनेर अरेंजमेंट के रूप में। ठीक है। और बासनेर जो अरेंजमेंट है, इंडिया ने इसको 2017 में ज्वाइन किया, और ये आपको वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग रूप से देखने को मिलेगा। पॉलीफ्रेशंस वेपन्स मास ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्रिवेंट करने का काम करते हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो अदर प्रकार के वेपन हो, उसको प्रिवेंट करने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो हमारे लिए इसमें एक शब्द और महत्वपूर्ण है, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम क्या है, इसके अंतर्गत काम क्या क्या आता है। तो इससे हमने पहले भी पढ़ा है, एक बार और देते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में आपको कन्वेंशनल वेपन के लिए बासनेर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, मिसाइल के लिए एमटीसीआर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर वेपन के लिए एनपीटी और एनएसजी देखने को मिलेगा, और केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन के लिए आपको बीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी देखने को मिलेगा, और आपको दोनों के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप देखने को मिलेगा। तो भारत बासनेर अरेंजमेंट का सदस्य है, एमटीसीआर का सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य है। इन दोनों को भारत सरकार ने रेक्टिफाई किया है। इसका भारत सदस्य बनना चाहता है लेकिन चाइना नहीं बनने देता है। इसका भारत विरोध करता है, ठीक है, क्योंकि बाकी देशों के पास अधिकार हथियार हो, अन्य देशों के पास ना हो, तो सरासर गलत है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो हमने बासनेर अरेंजमेंट पढ़ लिया, एमटीसीआर पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पढ़ लिया, और एक ग्रुप और है जेंजर कमेटी। तो एक किससे संबंधित है, न्यूक्लियर से संबंधित है। किससे,
न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने से संबंधित है और नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप इसको भारत सदस्य नहीं है। तो भारत कितने का सदस्य है? 3 का सदस्य। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि भारत के पास इसकी क्या है, चेयरमैनशिप आ गई है 1 जनवरी से। तो आप बासनियर अरेंजमेंट को याद रखेंगे और इससे संबंधित जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं उनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि यूएस बेस्ड सिविल सोसाइटी ग्रुप के रूप में काम करता है और 2022 में भारत की रैंकिंग 140 में से 77 आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको 8 फैक्टर के रूप में देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑन गवर्नमेंट पावर, अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ गवर्नमेंट पावर, अब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। तो इससे पहले जो प्रश्न आया है यूपीएससी में, पूछा गया था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने लगाया कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। लेकिन अब आपको, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इसके इंडिकेटर को पढ़ें। यहां से इंडिकेटर से प्रश्न बन सकता है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, उसके इंडिकेटर से प्रश्न बन चुका है। तो आपके इसके इंडिकेटर भी आपको पढ़ने चाहिए। आपको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको यहां से प्रश्न आएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड चर्चा में है। सरकार ने इसको एस्टेब्लिश किया, जो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं उसके एजुकेशन के बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में सरकार ने इसको एस्टेब्लिश किया। लेकिन सरकार ने इसके अंतर्गत एक प्रोग्राम और लॉन्च किया, जिसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में अवेयरनेस जागरूक करना। आज के समय में आप देखते हैं क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोगों के पैसे डूब गए, जो FTX क्रिप्टो करेंसी थी। ऑनलाइन गेमिंग में भी बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस होता है और कहीं ना कहीं लोग में पैसों के लिए भी बहुत सारे लोग कर्ज में चले जाते हैं ऑनलाइन गेम के माध्यम से, ठीक है। तो इस फंड के तहत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गेमिंग की अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो इस फंड को सरकार ने कंपनी एक्ट 2013 के तहत एस्टेब्लिश किया गया। उद्देश्य आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। लेकिन आपको एक बात इसमें समझनी है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अदर मेंबर और इसमें 7 से अधिक जो मेंबर हैं उनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। और इन सबको कौन नियुक्त करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी चर्चा में है। सरकार ने इसको स्टेब्लिश किया गया था। जो भी हमारे हायर एजुकेशन है उनमें आपको अधिकांश चीजें देखने को मिलेगी कि आपको उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलेगी, जो भी हमारे पास प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको अदर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आपको देखने को मिलेगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी आपको देखने को मिलेगी, आपको लैब की कमी देखने को मिलेगी, वहां पे जो भी इक्विपमेंट है उसकी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो सरकार ने कहा कि हम हेपा को कंस्टिट्यूट करेंगे, एक थर्ड पार्टी के रूप में काम करेगी और इसके द्वारा जो भी फंडिंग की जाएगी, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें फंडिंग की जाएगी। तो इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और केनरा बैंक के द्वारा जॉइंट वेंचर के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। इसका उद्देश्य था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और नॉन प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में इसको सेटअप किया गया। गवर्नमेंट ने इसको एक्सपेंड स्कोप ऑफ हेपा 2018 में जो राइज स्कीम है उसके तहत इसको केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मेडिकल इंस्टीट्यूट और अदर प्रकार के इंस्टीट्यूट के लिए भी इसके एजेंसी को चालू किया गया है। इसको मतलब कि अप्लाई किया है कि आप इस प्रकार के इंस्टीट्यूट में भी अपनी फंडिंग दे सकते हैं, ताकि यहां भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर डेवलपमेंट की आवश्यकता है तो आप इस एजेंसी के द्वारा
इन इंस्टीट्यूशन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लंफी प्रोवैक्ट वैक्सीन चर्चा में है। इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा एक नेशनल रिसर्च सेंटर और 19 एट हिसार और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, ये वैक्सीन डेवलप की गई होमोलोगस लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के रूप में डेवलप किया गया। इसका मतलब है लंफी वायरस को ही लिया गया और इसको इनएक्टिवेटेड किया गया बाय द केमिकल्स, जैसे हमने कोवैक्सीन को डेवलप किया। लेकिन कोविशील्ड को जो वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर के माध्यम से डेवलप किया गया। इसका मतलब ये है कि इसमें कोरोना वाला वायरस नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता जो भी वायरस है उसको लिया गया और उसको लेबोरेटरी में डेवलप किया गया। लेकिन इसको जो डेवलप किया गया है एटीन्यूएटेड जो भी मतलब कि लंफी वायरस है उसको ही लिया गया और उसको डेवलप करने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये क्या है? वायरल डिसीज है, कैप्रीपॉक्स वायरस फैमिली से आता है, कैटल को अफेक्ट करता है। अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि ह्यूमन को इसने अफेक्ट किया हो। जेनेटिकली ये गॉटपॉक्स सी पॉक्स वायरस फैमिली से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। ब्लड फीडिंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ फ्लीज मस्कीटो टिक्स के माध्यम से भी ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है। तो काफी अच्छी बात है, अब तो हमारे देश में रिकवरी देख रही है, क्योंकि काफी बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं लगाई गई हैं और बहुत सा वैक्सीन का भी ट्रायल के माध्यम से इनको सरकार ने अप्रूवल दे दिया था, तो वो भी लगाई जा चुकी है। ठीक है, चलो स्पेयर फिशिंग चर्चा में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और G20 ने कहा है, टारगेटेड किया है स्पेयर फिशिंग के बारे में। तो स्पेयर फिशिंग क्या होती है, सबसे पहले ये समझें। तो स्पेयर फिशिंग से समझने आपको ये समझना चाहिए कि फिशिंग क्या होती है। फिशिंग का मतलब है आप समुद्र में गए, आपने जाल फेंका और जाल में जितनी मछलियां आनी थी आ गई, लेकिन आपको पता नहीं था कि कौन कौन सी मछलियां आई हैं, तो इसको बोलते हैं फिशिंग। अगर इसको टेक्निकल वर्ड में समझें कि फिशिंग का मतलब क्या है कि आपके मेल अकाउंट में बहुत सारे स्पैम मेल आ गए, मेल आने के माध्यम से आपकी इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश की, लेकिन उसने जो सामने वाले ने आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की, आपके डेटा को लेने की कोशिश की, उसको पता नहीं था कि आप कौन हैं। ठीक है, ये ब्रॉडर लेवल पे काम होता है। किस पे? ये बॉर्डर लेवल पे, जनरल लेवल पे काम हो गया कि फिशिंग किसी सामने वाले व्यक्ति ने की। लेकिन अगर मान लो सामने वाले व्यक्ति को पता है और हमको इसी व्यक्ति और इसी इंस्टीट्यूशन का डाटा चाहिए और उसको पता है और उसने टारगेटली आपको लिया कि आपको इसी व्यक्ति का डाटा चाहिए, तो ये हो जाती है स्पेयर फिशिंग, बल्कि टारगेटेड व्यक्ति पे हमने काम किया। ठीक है, व्हेलिंग में क्या होता है, हाई लेवल का टारगेट आपको सेट किया जाता है। मतलब कि ये अगर हम यहां से यहां जाते जाएंगे तो टारगेट का जो साइज है, टारगेट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो स्फीयर फिशिंग ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस के माध्यम से स्कैम को टारगेट किया जाता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को टारगेट किया जाता है। तो इस शब्द को आप याद रखेंगे ताकि वो आपकी जानकारी को ईमेल के माध्यम से, मालवेयर के माध्यम से लीक किया जा सके। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने फॉर द G20 की समिट में इसके बारे में बात की, तो इसलिए चर्चा में था, हमने पढ़ लिया। दूसरा मिशन परिवर्तन चर्चा में है। दिल्ली सरकार ने और ऑटोमेकर अशोक लीलैंड का मिशन चलाया है कि वुमेन ड्राइवर से संबंधित दिल्ली ट्रांसपोर्ट में काम किया जा सके। इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये क्यों किया है कि अधिकांश महिलाओं के साथ घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो भी ड्राइवर रहते हैं वो मेल डोमिनेंट रहते हैं, महिलाओं से संबंधित कोई भी क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं कि वुमेन का एम्पावरमेंट किया जा सके, जिससे वुमेन की सुरक्षा हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट सरकार ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि
हमारे देश में जितने भी इमिग्रेशंस हैं, फॉरेनर हैं और पासपोर्ट लेके जो भी नागरिक हैं ऑस्ट्रिया में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसके संबंध में काफ़ी रियायत आपको देखने को मिलेंगी। इमिग्रेशन एक्ट 1983 के बारे में बात की गई, फॉरेनर एक्ट 1946 के बारे में बात की गई, पासपोर्ट एक्ट 1967 के बारे में बात की गई, प्री डिपार्चर सर्विस के बारे में बात की गई, ई माइग्रेंट ऑनलाइन पोर्टल, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, सर्विस फॉर इंडियन एब्रोड के बारे में इंडियन मिशन, मदद काउंसलिंग मैनेजमेंट सर्विस, माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे जितने भी नागरिक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो उनको सब सर्विस का लाभ मिलेगा। तो इतना आप याद ध्यान रखेंगे कि एग्रीमेंट किस देश के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, बस। गैलवोट चर्चा में है, ये क्या है, रोबोट है, लेकिन रोबोट तो है लेकिन गिलेटिन से बना है, इसलिए इनको नाम दे दिया गैलवोट। वर्ल्ड के सॉफ्ट रोबोटिक्स की श्रेणी में आते हैं। ऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल में यूज हुआ है, 3D प्रिंटिंग डिवाइस। एनी एक्स्ट्रा पावर से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और फील लाइक फ्रूट गम की तरह आपको फील होंगे। तो इनका उपयोग इसलिए होगा कि आपकी बॉडी में जो भी टारगेटेड ड्रग हैं उनको पहुंचाया जा सके, ताकि आपकी जो स्वास्थ्य है वो काफी जल्दी रूप से सही आपको देखने को मिले। बस इतना ध्यान रखेंगे। जेलबोट्स क्या है तो आप बता देंगे, इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। ब्राजील चर्चा में है। ब्राजील में अभी लूला ब्राजील के 3rd टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ब्राजील की लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ब्राजील की सीमा आपको इधर आपको देखने को मिलेगी, इधर आप आएंगे तो इधर आपको बोल्विया से देखने को मिलेगी, पेरू से देखने को मिलेगी, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और फराग्वे, इधर आपको पैराग्वे से देखने को मिलेगी और इधर आपको अर्जेंटीना से देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर एक शब्द में कहें कि चिले को छोड़कर ब्राजील से दक्षिण अमेरिका के सभी देश लगते हैं और एक 0 डिग्री लाइन आपको इक्वाडोर, कोलंबिया, इधर आपको ये ब्राजील ही है, ठीक है, और इधर आपको गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना से और ब्राजील से होकर जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। कुछ घास के मैदान है, कुछ आपको लानोस बोलते हैं ऊपर, ये आपको एंडीज पर्वत होगा इधर से इधर तक, पेंटागोनिया, प्लेटू, पाम्पास, ब्राजीली से हाईलैंड, ब्राजीलियन सैंड, पेंटानॉल, ठीक है, और बोल्विया, पैराग्वे आपको पता ही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको चिले, पैराग्वे, ब्राजील से होकर आपको गुजरेगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इधर आपको कैप हॉर्न आपको देखने को मिलेगा, टेरा डेल फ्यागो आपको इधर देखने को मिलेगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा एड्रियाटिक सी चर्चा में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये आपको अल्बानिया से संबंधित घटना देखने को मिली इसी चर्चा में था। तो आपको इसमें कुछ लोकेशन से याद रखना है। जैसा आप देख पाएंगे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था एड्रियाटिक सी से बॉर्डर कंट्री अल्बानिया, ब्लैक सी से क्रोशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान और मेडिटेरियन सी से मोरक्को और रेड सी से सीरिया कौन कौन सी लगती है। तो इस प्रश्न से आपको ये अंदाजा लगता है कि हमको किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जब हम एड्रियाटिक सी की बात करेंगे तो आपको स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्ना हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और इधर आपको स्ट्रेट ऑफ टोरंटो, आयोनियन सी, टायरियन सी आपको देखने को मिलेगा। तो इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनने पूछा है क्रोशिया की सीमा ब्लैक सी से, जबकि क्रोशिया की सीमा तो एड्रियाटिक सी से लगती है। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है। अगर आपको केवल ये पता होता तो सेकंड ऑप्शन गलत है, तो ये गया, ये गया, ये गया, तो बचा यही वाला। तो ये वाला आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता। अगर आपको एक बात पता होती तो आप पूरा आंसर को इजीली रूप से करेक्ट कर पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।